हेलो दोस्तों, आज फिर आया हूं मैं आप लोगों के बीच अपनी एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कस्टमर सर्विस से रिलेटेड कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में जो आप लोगों को हर समय काम आने वाले हैं। इस वीडियो से पहले मैं एक और वीडियो बना चुका हूं जिसका टाइटल है हाउ टू बिकम एन इफेक्टिव सर्विस एडवाइजर। तो ये वीडियो उसी सीरीज का पार्ट 2 है। आशा करता हूं कि मेरे वीडियो से आप लोगों को कुछ न कुछ नया देखने को जरूर मिल रहा होगा, कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिल रहा होगा। और आज हम बात करेंगे 6 एसेंशियल स्किल्स के बारे में, जो कि है क्वेश्चनिंग स्किल्स, पीपल स्किल्स, टैक्ट एंड डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन स्किल्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स एंड ईमेल एटिकेट्स। दोस्तों चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चनिंग स्किल्स से। जब भी हमें किसी चीज के बारे में अधिक से अधिक जानकारी की जरूरत होती है तो हम लोग सवाल पूछते हैं। तो सवाल पूछने की प्रक्रिया को हम लोग 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं: ओपन क्वेश्चन, क्लोज्ड क्वेश्चन, प्रोबिंग क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन एंड फाइनली अल्टरनेट क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन में हम विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं और ओपन क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। इस तरह के सवाल गाड़ी में हुई कोई खराबी या कस्टमर कंप्लेंट्स या कस्टमर से फीडबैक लेने के समय में किया जाता है। यू कैन सी few examples of open questions scrolling in your screen. Closed question, ये वो सवाल है जिसमें सवालकर्ता को और अधिक जानकारी की जरूरत नहीं होती है, उनको सिर्फ हाँ, ना या हो सकता है में जवाब लेना होता है। किसी भी वार्तालाप को अंतिम रूप देने के लिए क्लोज्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन में। Okay, now let's look into the probing questions. Friends, probing questions किया जाता है जब हमें एक्यूरेट और डिटेल्ड आंसर चाहिए होता है। ओपन क्वेश्चंस के जवाब को और गहराई से समझने के लिए प्रोबिंग से रिलेटेड सवाल किए जाते हैं। इससे डायग्नोसिस की एक्यूरेसी बढ़ जाती है और किसी भी कंप्लेंट को पहली बार में ठीक करने में मदद मिलता है। एग्जाम्पल्स कैन बी लाइक एट व्हाट स्पीड यू फील द वाइब्रेशन इन स्टीयरिंग व्हील। अब प्रोबिंग करने की पूरी टेक्निक को विस्तार से समझते हैं। ओपन आंसर के माध्यम से आपको पता चला कि कंप्लेंट क्या है। प्रोबिंग क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पता लगाना है कि वो क्या कौन सी जगह से है, किस अवस्था में है, कब से है, लगातार हो रहा है या रुक रुक कर हो रहा है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कोई भी बीमारी का इलाज कराने और बताते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो क्या हो रहा है ये आपने डॉक्टर को बता दिया। अब डॉक्टर साहब इस जानकारी के साथ बीमारी की गहराई में पहुंचने के लिए आपसे सवाल कर लेते हैं कब से हो रहा है, किस तरफ से हो रहा है, किस अवस्था में हो रहा है, यानी चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने के समय में हो रहा है या हर समय हो रहा है। ये सब जानकारी आपसे मिलने के बाद वो इलाज शुरू कर देते हैं। यानी कि सटीक प्रोबिंग के माध्यम से बड़े से बड़े बीमारियों का भी इलाज संभव है और बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, बगैर प्रोबिंग के उसकी जड़ में पहुंचना असंभव है। दोस्तों अब लीडिंग क्वेश्चंस, ये वो सवाल है जिसमें रेस्पोंडर कुछ अलग तरह से रिप्लाई करते हैं। जैसे कस्टमर का कहना है कि अभी उनको सिर्फ गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट करवानी है और सर्विस का काम वो अपनी यात्रा के बाद आके करवाएंगे क्योंकि ट्रैवलिंग में गाड़ी गंदी हो सकती है। नाउ एज अ सर्विस एडवाइजर आपको कहना है कि सर क्योंकि आप ट्रिप में जा रहे हैं, मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि गाड़ी की सर्विस करवा के जाए ताकि सफर में गाड़ी बेहतरीन चले और कोई वादा ना आए। वैसे भी सर्विस के बाद गाड़ी चलाने में बहुत आनंद आता है सर। ओके फ्रेंड, लास्ट वन, अल्टरनेट क्वेश्चंस जिनके आंसर 2 या अधिक होती है। जैसे सर इंजन ऑयल कौन सा प्रेफर करते हैं, नॉर्मल या सिंथेटिक, या सर व्हाट डू यू प्रेफर, टी और कॉफी। तो ये था दोस्तों क्वेश्चनिंग के स्किल्स। अब बात करते हैं पीपल स्किल्स के बारे में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है और आप चाहे अपने इंटरनल टीम से बात कर रहे हैं या एक्सटर्नल क्लाइंट से, दोनों सिचुएशन में ये आपको काम आएगा। दोस्तों इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड जो आपके क्लाइंट्स है वो सब एक प्रकार के नहीं होते हैं, तो ऐसे में आपके पास पीपल स्किल्स का होना अति आवश्यक है। आपको हमेशा प्रभावी ढंग से बात करना है,
सामने वाले क्या कह रहे हैं उसको बखूबी समझना है और आवश्यकता अनुसार समानुभूति भी प्रकट करनी है। हमेशा रिस्पेक्ट के साथ बात करें, डिस्प्यूट को कम से कम रखें और तालमेल को बढ़ाने की कोशिश करें, जिससे वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप होंगे एंड दिस विल इवेंचुअली लीड टू द मिनिमाइजेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड बिल्ड्स अ गुड रैपो। और जब आप अपने क्लाइंट्स के मन में सच्चाई और विश्वास के साथ जगह बना लेते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका इफेक्टिवनेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एम्प्लॉयबिलिटी में भी ट्रिमेंडस ग्रोथ आती है। दोस्तों, नेगोशिएशन स्किल्स इज एन आर्ट विच वी एक्वायर एज वी एक्वायर्ड आवर मदर टंग। जैसे बचपन में हमने अपनी मातृभाषा सीखा है, ऐसे ही नेगोशिएशंस भी हम बचपन से ही देखते आए हैं, सीखते आए हैं। Basically, it can be divided into 4 stages as preparation, exchange of information, bargaining and agreement or closing the deal. हमेशा संभावित लाभ या हानि को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को तैयार कीजिए। कस्टमर से नेगोशिएट करने से पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए। कस्टमर की जरूरतों को भी समझने का प्रयास करें। बी फ्लेक्सिबल एंड सिंसियर, और कुछ समझौता करने के लिए भी तैयार रहिए। हो सकता है कुछ शॉर्ट टर्म्स बेनिफिट ना हो, बट इन द लॉन्ग रन यू विल हैव बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ कस्टमर रिटेंशन। तो स्मार्टली नेगोशिएट कीजिए ताकि दोनों पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन बन जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स के बारे में। एज ए सर्विस एडवाइजर, एक महीने में आप लगभग 150 से 200 कस्टमर ट्रांजैक्शंस करते होंगे और एक साल में ये नंबर्स लगभग 2 से 2,500 होता होगा। किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। कभी काम की क्वालिटी को लेकर, कभी साफ सफाई को लेकर, कभी बिल अमाउंट को लेकर, तो कभी समय को लेकर। इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब एंड यू हैव टू टैकल इट ऑन केस टू केस बेसिस। दोस्तों, कभी भी किसी भी ग्राहक को कुछ भी आपत्ति हो तो उनकी बातों का खंडन मत कीजिए, अपनी असहमति मत जताइए। आपको करना क्या है, उनकी ऑब्जेक्शन को स्वीकार कीजिए, अपनी ऑब्जर्वेशन उनको बताइए, सटीक समाधान दीजिए, फिर उनकी ऑब्जेक्शन को न्यूट्रलाइज कीजिए। अगर समय के बारे में उनकी कोई आपत्ति है तो कभी मत कहिए कि काम तो काम के हिसाब से ही होगा। ये एक SOT यानी कि स्लिप ऑफ टंग है, बल्कि उनको एक्सप्लेन कीजिए कि इस काम के कितने स्टेप्स है और स्टेप वाइज कितना समय लगना है। दूसरी बात, कोई भी ग्राहक काम के जो स्टेप्स है उसके बारे में कम रुचि रखते हैं, बट उस काम से उनको क्या बेनिफिट होगा, गाड़ी की फंक्शनैलिटी या ओवरऑल परफॉर्मेंस में क्या फर्क होगा, इस बात में ज्यादा रुचि रखें। आप भी हमेशा बेनिफिट्स को हाईलाइट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर शर्मा, अगर इस समय गाड़ी के बैटरी चेंज करा लेंगे तो इट विल बी अ पीस ऑफ माइंड फॉर यू। दोस्तों, टैक्ट एंड डिप्लोमेसी के बारे में कुछ जानते हैं। जो लोग टैक्टफुल है तो उनको सही समय पर सही बात करने की आदत होती है, संवेदनशील होते हैं और कभी भी असभ्य या लापरवाह नहीं होते हैं। न्यूटन के अनुसार टैक्ट वो कला है जो बगैर दुश्मनी के अपनी बात दूसरों तक पहुंचा देती है। और दोस्तों, अब डिप्लोमेसी की बात करते हैं। लोगों को समझना, उनके साथ एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन करना विदाउट फीलिंग ऑफ ऑफेंस। दोस्तों, हमेशा बोलने से पहले सोचिए, टकराव को कम से कम करने की कोशिश करें और सिंपल शब्दों में अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाइए। बेनिफिट्स को जरूर हाईलाइट करें और अपनी इमोशंस का ध्यान रखिए। जैसे कि आपको डिप्लोमेटिकली अपने कस्टमर को यह बताना है कि मिस्टर शर्मा, गाड़ी के रखरखाव ग्राहक के लिए एक बर्डन ना बने, उसके लिए कंपनी एक सीमित अवधि के लिए वारंटी सपोर्ट देती है अगेंस्ट एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, बट नॉर्मल वेयर एंड टेयर पार्ट्स वारंटी में कवर नहीं होते हैं। इसी स्टेटमेंट को अगर डायरेक्टली बताना हो तो मिस्टर शर्मा, हमने गाड़ी के वाटर पंप को अंडर वारंटी रिप्लेस कर दिया है, बट बेल्ट के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि वो वारंटी में नहीं आती है। तो दोस्तों, ये फर्क अभी आपने देखा, डायरेक्ट कन्वर्सेशन एज कंपेयर टू डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन। ओके फ्रेंड्स, नाउ लास्ट स्किल in this series of how to become an effective service advisor, and that is email editing। दोस्तों, बिजनेस ईमेल सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला
संचार का एक साधन है, लेकिन अभी भी हम में से काफी सारे लोग ईमेल एटिकेट को नहीं समझ पाए हैं। एक इफेक्टिव ईमेल में इतनी पावर होती है, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में ईमेल कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल इमेज ईमेल एटिकेट में डिस्प्ले होती है। साथ में जिनको किया गया है उनके प्रति एक रिस्पेक्ट भी दिखता है। दोस्तों, वो 3 बातें जो हमेशा ध्यान में रखना है, ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। फिर आती है सब्जेक्ट लाइन। जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं जहां लाखों हजारों की संख्या में किताबें रखी होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग किताब की टाइटल को देखकर डिसाइड करते हैं पढ़ना है या दूसरी देखनी है। सेम रूल अप्लाइज टू द इनबॉक्स एज वेल। सब्जेक्ट लाइन इज द पिकिंग फैक्टर इन टर्म्स ऑफ ईमेल। तो सब्जेक्ट लाइन को मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट बनाइए। अब बात आती है सैल्यूटेशन की। डियर मिस्टर, डियर मिस, डॉक्टर, प्रोफेसर, सही सैल्यूटेशन का यूज कीजिए एंड कंटेंट को हमेशा कम से कम रखिए और काम की बात पर आइए। याद रखिए, आपका ईमेल लिखने का तरीका आपकी पर्सनालिटी और आपकी प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है। कभी भी अपर केस में मत लिखिए, एब्रिविएशंस को यूज मत कीजिए और स्टाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग का ध्यान रखिए। हमेशा प्लेन बैकग्राउंड यूज कीजिए, प्रोफेशनल फॉन्ट्स का यूज कीजिए, सिंगल कलर यूज कीजिए, हमेशा कंप्रेस्ड फाइल्स ही अटैच कीजिए एंड फाइनली अपना प्रोफेशनल सिग्नेचर यूज कीजिए। ईमेल के रिगार्डिंग जितनी बातें हमने कर लिया है ये सब हाइजीन चेक्स है और इफ वी फेल टू टेक देम इनटू कंसिडरेशन तो पढ़ने वाले को लगेगा कि यू आर लेजी इन कम्युनिकेशन विद देम और वो ये भी परसीव करेंगे कि आपके साथ बिजनेस डील करने का निर्णय ठीक नहीं होगा। इसलिए सेंड करने से पहले एक बार पूरी ईमेल को चेक कीजिए और अगर आपको लगता है तो और किसी का भी राय ले लीजिए। तो दोस्तों, अपने किसी भी काम को और प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों को, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और इसको और बेहतर मैं कैसे बना सकता हूं। और हाँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। आप लोगों को मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक व्हाटएवर यू डू, गिव इट योर 100%। थैंक यू सो वेरी मच।